चलिए आज हम लोग सीपीए के रेगुलेशन में कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली देखिए, टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि अगर इंडियन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो आपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कभी नहीं पढ़ा है। तो आज हम इस छोटे से ओवरव्यू में पहले तो इस बात को भी डिस्कस करने वाले हैं कि आपके टैक्सेशन को पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्या सर यहां पर हमको चीजों को याद करना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेशन होंगे? तो सबसे पहले तो देखिए, आपको एआईसीपीए का ब्लूप्रिंट को हम अगर समझें तो एग्जाम में आप देखिए, आपको अराउंड 76 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फेस करने हैं। कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सर? 76 और 8 टास्क बेस्ड सिमुलेशंस आपके आएंगे। 76 एमसीक्यू और 8 आपको टास्क बेस्ड सिमुलेशंस इन 4 घंटे के अंदर परफॉर्म करना है। तो देखिए, अगर मैं टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये जो सब्जेक्ट है ये ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, ऑल अबाउट एप्लीकेशन। जितना अच्छा आप चीजों को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, लॉ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपके चांसेस इस सब्जेक्ट को पास करने में बहुत ज्यादा होंगे। अब मैं आपके सामने यहां पर ब्लूप्रिंट में ये भी मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो एरिया है, 4 चीजें आपको गवर्न करनी है और चारों चीजों का हम एनालिसिस करते हैं कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो टेक्निकल पार्ट है, अगर टेक्निकल पार्ट में बात कहूं तो वो है फेडरल टैक्सेशन ऑफ द एंटिटी। एंटिटी में क्या क्या आ गया सर? एंटिटी में आ गई कंपनीज। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फेडरल टैक्स लॉ में मेनली आपसे जो पूछा जाएगा सीपीए करिकुलम में, एस कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशन का टैक्सेशन और पार्टनरशिप का टैक्सेशन। तो आप इटसेल्फ देखिए कि यहां पर ये पोर्शन कितना वेटेज है। 40% पोर्शन जो है आपका वो फेडरल टैक्सेशन है। उसके बाद इंडिविजुअल टैक्सेशन कितना है? 25%। तो अगर आप देखें तो अराउंड कितना परसेंटेज? 40 और 25 अप्रोक्सीमेटली जो है आपका 60 to 70% पोर्शन जो है वो इंडिविजुअल का टैक्सेशन और कॉर्पोरेशन के टैक्सेशन में कवर हो जाता है। बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन में 20% पोर्शन जो बिजनेस लॉ, वेरी इजी, जिसमें कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एजेंसीज के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो जो 60% पोर्शन में भी अगर हम ऑलमोस्ट 40% जो पोर्शन है वो कॉर्पोरेशन का टैक्सेशन है, तो कॉर्पोरेशन के टैक्सेशन को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। कॉर्पोरेशन का टैक्सेशन, उसके बाद कैपिटल गेन के प्रोविजंस और इंडिविजुअल टैक्सेशन। अगर आपने यहां पर मास्टरी कर ली ना तो आपका रेगुलेशन सब्जेक्ट 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में है, निकल जाएगा। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम जो समझने वाले हैं वो ओवरव्यू को समझने वाले हैं कि सर ओवरव्यू ऑफ इंडिविजुअल टैक्सेशन। आप ये फॉर्म देख लीजिए 1040। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी इस फॉर्म को बताऊंगा और इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना चाहिए वो जब एनरोल्ड एजेंट की हमारी क्लासेस होती है तो उसमें हम इसकी ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सीपीए के कॉन्टेक्स्ट में आज हम इंडिविजुअल टैक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि सर इंडिविजुअल टैक्सेशन में आपको जो रिटर्न फाइल करना होता है वो फॉर्म 1040 फाइल करना होता है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या सबको सर अमेरिका के हर सिटीजन को 1040 फाइल करना होगा? क्या इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा? तो इस बात का आंसर मैं आपको थोड़ा सा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देता हूं। आप मुझे बताइए, आप इंडिया में, बिकॉज आप सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, क्या इंडिया में हर पर्सन इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता है? क्या कोई भी लॉ, कोई भी, जैसे इनकम टैक्स एक लॉ है, रेगुलेशन है, क्या किसी भी कंट्री का एक्ट ये कंपलसरी कर सकता है कि हर पर्सन को इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना? क्योंकि नाम क्या है? इनकम टैक्स का रिटर्न फॉर्म 1040। तो देखिए, रिटर्न आपको तभी फाइल करना होगा ना जब कहीं ना कहीं आपकी इनकम हो। तो सर इनकम का क्या क्राइटेरिया हो सकता है?
तो अगर मैं यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो अगर आपकी इनकम स्टैंडर्ड डिडक्शन जितनी एक पर्सन को मिलती है उससे ज्यादा एक्सीड कर जाती है, उससे ज्यादा अगर आपकी इनकम एक्सीड कर जाती है तो बीइंग इंडिविजुअल आपको 1040 फॉर्म फाइल करना होता है। सर अगर मान के चलिए हमारी इनकम एक्सीड नहीं है, लेकिन अगर हमारा कोई विथ होल्डिंग टैक्स कट गया है या टीडीएस कट गया, अगर एक नटशेल में इंडियन कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो अगर आपको कोई टैक्स का रिफंड लेना है या कोई टैक्स का पेमेंट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 1040 में अपने इंडिविजुअल का क्या करना होता है, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना। अब सर ये फाइल कब करते हैं और किन किन को ये रिटर्न फाइल करना होता है, इसको भी हम अब समझेंगे। तो जनरली यूएस में जो अगर मेनली जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो 31 दिसंबर होता है, तो 31 दिसंबर से 4 महीने अगले 15 अप्रैल तक क्या है, आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होता है और आपका इनकम टैक्स आपको डिपॉजिट करना होता है। लेकिन इसमें एक्सटेंशन भी आप क्या है 15 अक्टूबर तक ले सकते हैं। तो मैंने यहां पे बात करी कि सर जो फॉर्म नंबर 1040 है इट इज मेनली फॉर द इंडिविजुअल। अब इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म 1040 इज है, तो वो सारी चीजें सीनियर सिटीजन के लिए अलग है, तो वो सारी चीजें हम अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल यहां ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप एज ए इंडिविजुअल इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 1040 में अपने इनकम को क्या करना होता है, डिस्क्लोज करना होता है। इसके बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल ए बी सी, वो हम सारे डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमें ये पता चला कि सर इनकम टैक्स में अगर एक इंडिविजुअल को अपनी इनकम को डिस्क्लोज करना हो तो उससे फॉर्म नंबर 1040 फाइल करना होगा। चलिए, अब यूएस में स्टेटस को समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको समझे बिना आप इंडिविजुअल टैक्सेशन को नहीं समझ पाएंगे। जैसे अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो तो थोड़ा बहुत तो आप ये जानते ही होंगे कि इंडिया में सीनियर सिटीजन होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, तो यूएसए में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। सर डिफरेंट कैसे है? देखिए यहां पर आपको स्टेटस डिफरेंट है। सबसे पहले मेनली जो इंडिविजुअल है सिंगल, उसके बाद हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली और मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, इनको हम अभी समझेंगे। तो इंडिविजुअल भी मतलब अगर आपके पास आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है तो आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। क्या सर आप सिंगल की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? सिंगल मतलब या तो आपकी मैरिज नहीं हुई है या मैरिज हो चुकी है लेकिन आप शादी होने के बावजूद इस ऑप्शन को इलेक्ट करते हैं कि आप अपनी इनकम को सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहते हैं। आपका जो स्पाउस है वो अपनी इनकम को सेपरेट डिस्क्लोज करना चाहता है और आप भी अपनी इनकम को सेपरेटली क्या करना चाहते हैं, डिस्क्लोज करना चाहते हैं। या विडोअर है, अगर किसी के स्पाउस की डेथ हो जाती है तो वो विडोअर क्या है, एज ए सिंगल अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। तो सिंगल नॉट मैरिड आ गया सर, एक तो जिनकी शादी नहीं हुई है, दूसरा मैरिड लेकिन उन्होंने क्या ऑप्शन ऑप्ट किया, दे वांट टू चूज फाइल मैरिड फाइल सेपरेटली, या अगर वो विडो है तो भी वो क्या कर सकते हैं, अपना ऑब्वियस ही बात है अगर उन्होंने दोबारा रीमैरिज नहीं कर ली है तब, दोबारा रीमैरिज कर ली है तो वो क्या कर सकते हैं, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली के रूप में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा हेड ऑफ द हाउस होल्ड। सेकेंड आ रहा मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। अब मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली मतलब हस्बैंड और वाइफ अपनी दोनों की इनकम को क्लब करके एज ए ज्वाइंट रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ फेडरल टैक्सेशन। तो यहां पर दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और यहां पर भी आपको डिडक्शन जो है ना डबल मिल जाएगी। देखिए इंडिविजुअल की, जैसे इंडिया में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा टच कर रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। इंडिया में एक पर्सन को 2,50,000 से अगर इनकम कम है
तो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता। ऐसे ही यूएसए में अगर आपकी इनकम $12,600 एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, अगर 12,600 से कम आपकी इनकम है तो आपको रिटर्न फाइल नहीं करना। लेकिन अगर आपकी इनकम 12,600 से ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। लेट्स से आपकी इनकम $15,000 है और आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन 12,600 क्लेम कर ली, तो आपकी टैक्सेबल इनकम क्या हो गई, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो $2,400 के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अभी आइटमाइज आएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे कि सर स्टैंडर्ड डिडक्शन आइटमाइज, तो वो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर अपनी इनकम को ज्वाइंटली फाइल करना चाहते हैं तो दे कैन फाइल ज्वाइंट रिटर्न। अब अगर सर वो ज्वाइंट रिटर्न फाइल करते हैं, लेट्स से मान के चलिए हस्बैंड की इनकम है $30,000, या मैंने एग्जांपल लिया है ना। सर हस्बैंड की इनकम हम कितनी बोल रहे हैं, $30,000। एक सेकेंड, $30,000 हस्बैंड की इनकम है, वाइफ की इनकम $20,000। दोनों अपनी रिटर्न ज्वाइंटली फाइल करते हैं $50,000, और इस $50,000 में से 12,600 की डबल डिडक्शन, मतलब कितनी हो गई, 12 दूनी 24 और 25,200 की डबल वो क्या कर सकते हैं, डिडक्शन। तो सर एक मैरिड कपल ज्वाइंटली अपने रिटर्न को क्या कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है, और एक मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, अगर आप सेपरेटली अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो सेपरेटली भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब हेड ऑफ द हाउस होल्ड का ना मैं पूरा अलग से लेने वाला हूं, मतलब इसमें क्योंकि बहुत सारा चाइल्ड केयर, फोस्टर चाइल्ड, लेकिन अभी हम एक टाइम लिंक समझें कि अगर हमने सर 4 कैटेगरी बनाई, सिंगल, हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, तो उसमें एक हेड ऑफ हाउस होल्ड, अगर आप सिंगल हैं, नॉट मैरिड हैं, मतलब ऐसा हो सकता है किसी की शादी हुई है और उसका डाइवोर्स हो गया तो वो भी इसमें आ जाएगा, और प्रोवाइड 50% ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, और उसके पास क्वालिफाइड डिपेंडेंट चाइल्ड। बस यही पॉइंट को मैंने जब हेड ऑफ हाउस होल्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, तो हम इस क्वालिफाइंग डिपेंडेंट चाइल्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि सर यूएस में आपको अगर इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है तो ब्रॉडली इंडिविजुअल टैक्सेशन में आपकी 4 कैटेगरी होती है, सिंगल, हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली और मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। इनमें से कोई भी एक स्टेटस आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है सर, हेड ऑफ द हाउस होल्ड सिंगल पर्सन जो है, नॉट मैरिड है, और 50% अपनी हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर खुद बियर करता है, और उसके पास क्या है, क्वालिफाइंग डिपेंडेंट है, जिसमें कौन कौन आ गए सर, चाइल्ड आ गया और पेरेंट आ गया। अब ये क्वालिफाइड डिपेंडेंट क्या होते हैं, जब हम हाउस होल्ड की इनकम के बारे में बात करेंगे तो पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है सर, तो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, डेट ऑफ फाइलिंग, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी इनकम स्टैंडर्ड डिडक्शन से ज्यादा होती है, अगर आपकी इनकम स्टैंडर्ड डिडक्शन से ज्यादा हो गई ना, तब आपको फॉर्म 1040 में क्या करना पड़ेगा, 15th ऑफ अप्रैल, नेक्स्ट ईयर की 15th ऑफ अप्रैल तक आपको आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होता है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी हम पूरा चार्ट समझने वाले हैं, किसको कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। अब देखिए एक फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूले को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत डिटेल है। अभी मैं आपको सिर्फ यहां पे इसका एक इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं, तो आपको एक आइडिया लगे कि सर इस फॉर्मूले को अगर हम समझें तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ग्रॉस इनकम। अब ग्रॉस इनकम में से कुछ एडजस्टमेंट आएंगे, तो वो आ जाएगी आपकी AGI, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, और उसके बाद आप देखिए एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक है आपका आइटमाइज डिडक्शन। तो क्या होता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपकी एक फिक्स डॉलर अमाउंट है, जैसे 12,600, और आइटमाइज डिडक्शन जो है वो लिस्ट है
लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो आप दोनों में से किसी एक ही को, विच एवर इज मोर को क्या कर सकते हो, एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। सर विच एवर इज मोर मतलब आप अगर सोचिए आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 12,600 और आइटमाइज 14,000, तो सर आप आइटमाइज को क्लेम करोगे ना, ये लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है, लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। अभी हम पढ़ेंगे कि सर आइटमाइज डिडक्शन कौन कौन सी होती है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटमाइज दोनों में से जो ज्यादा है उसकी आप क्या करेंगे, यहां पर सर डिडक्शन ले लेंगे। उसके बाद कुछ एग्जम्पशन मिलेगी आपको, तो वो आ जाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम, और आपको कुछ टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा आपका फेडरल इनकम टैक्स। ये आपकी क्या है, टैक्सेबल इनकम है। इस टैक्सेबल इनकम में अगर आपने ऑलरेडी कोई टैक्स पे कर रखा है तो एडवांस टैक्स जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसकी आप क्या करेंगे, यहां पर डिडक्शन ले लेंगे। और कुछ टैक्स की क्रेडिट, देखिए एक होता है टैक्स की क्रेडिट और एक होता है इनकम एग्जम्पशन, दोनों में डिफरेंस है। टैक्स की क्रेडिट मतलब जब आपकी फाइनल इनकम टैक्स की लायबिलिटी आ रही है ना, ये फेडरल इनकम टैक्स, उसमें से कुछ टैक्स क्रेडिट, पूरे चैप्टर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ पाएंगे। फिर आपका टैक्स ड्यू और टैक्स रिफंड यहां पर क्या किया जाएगा, हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अब बेसिकली देखिए इनकम को हमने यहां पर 3 कैटेगरी में क्या कर रखा है, क्लासिफिकेशन कर रखा है। सब 3 कैटेगरी को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको इनकम टैक्स भरना है तो देखिए यूएसए में हमने इनकम को सर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है। कौन कौन सी? सबसे पहले हम बात करें एक्टिव इनकम, जिसको आप एक्टिवली क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। जैसे कि सर सैलरी, वेजेस, आप क्या करते हैं, यहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिजनेस, तो जहां आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपकी क्या हो गई सर, सैलरी हो गई, वेजेस हो गई। आप बिजनेस खुद का स्टार्ट करके बिजनेस करते हैं तो वो आपकी एक्टिव इनकम। उसी तरीके से एक होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में आपको सपोज दैट आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आपको कोई रेंटल इनकम हो रही है, वो आपकी कौन सी इनकम हो गई, पैसिव इनकम हो गई। उसके बाद आपको बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, आपको वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडी से इंटरेस्ट मिल रहा है। सर हम कोई अफिलिएटेड मार्केटिंग कर रहे हैं, रॉयल्टीज, और कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, केवल आपने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया और आपको फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट मिलता है, दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। और तीसरी कैटेगरी हम बात कर रहे हैं सर, पोर्टफोलियो इनकम। पोर्टफोलियो इनकम मतलब सर हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो रेगुलर डिविडेंड इनकम को मिल सकती है। उसके बाद कैपिटल गेन, हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे उसको हमने सेल आउट कर दिया, तो सेल करने पर जो प्रॉफिट होगा वो किस में आएगा, पोर्टफोलियो इनकम। तो सर मतलब हम यहां पर इनकम को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम। तो सर पोर्टफोलियो इनकम में कौन कौन सी इनकम आ गई, आपको लाइक डिविडेंड मिल रहा है, किसी कंपनी के शेयर्स को बेचने पर जो कैपिटल गेन जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर पोर्टफोलियो इनकम। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं। आपको क्या सर शेड्यूल, कुछ शेड्यूल क्या करने पड़ेंगे आपको, जैसे 1040 एक फॉर्म होता है, उसमें आपको वेरियस शेड्यूल्स के अंदर क्या करने पड़ते हैं, अपने डिस्क्लोजर देने होते हैं। जैसे अगर शेड्यूल ए है तो इसमें कौन कौन सी आइटमाइज डिडक्शन होगी उसकी पूरी डिटेल। उसके बाद शेड्यूल बी है इंटरेस्ट और रॉयल्टी इनकम के बारे में। शेड्यूल सी बात करता है प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम अ बिजनेस इनकम। तो ऐसे वेरियस शेड्यूल हैं जो आपको जब हम पूरी इनकम का डिस्कशन करेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे। अभी केवल हम ये 1040 को समझ रहे हैं कि सर 1040 में वेरियस काइंड ऑफ शेड्यूल आते हैं, उसमें हमें क्या करना होगा, डिस्क्लोजर देना होगा। अब ये आपके सामने एक टैक्स ब्रैकेट है जो मैं आपको बोल रहा था कि 2000, तो यहां पर हमने 4 कैटेगरी को क्लासिफाई किया है, अनमैरिड इंडिविजुअल, मैरिड इंडिविजुअल फाइलिंग ज्वाइंट रिटर्न, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली और हेड ऑफ द हाउस होल्ड। तो हाईएस्ट रेट कितना है 37% और लोएस्ट रेट कितना है सर 10%। तो सर क्या ये सारी की सारी आइटम हमें याद करनी पड़ेगी?
आप लोएस्ट याद कर लो 10% वाली बस, और बाकी आपको एग्जाम में गिवन होगी। तो मतलब एज सच आपको ये 2021 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये रेट को एज सच याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए सर 10% भी है और एक 37 हाईएस्ट रेट परसेंटेज भी यूएस में लगता है। ये आपका फॉर्म 1040 है, जिसको कि हम पूरी इनकम को समझने के बाद, सारे शेड्यूल को समझने के बाद किस तरीके से आपको, जैसे देखिए स्टार्टिंग में लिखा है फाइलिंग स्टेटस में अगर आप सिंगल मैरिड फाइलिंग, तो इस पे बॉक्स पे टिक करना होता है, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, हेड ऑफ द हाउस होल्ड और क्वालिफाइंग विडोर। तो आपको रिटर्न फाइल करने से पहले अपना स्टेटस डिस्क्लोज करना होता है कि किस तरीके से। तो देखिए ये फॉर्म बहुत बड़ा है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन, डिपेंडेंट्स, अब देखिए वेजेस, टैक्सेशन, आईआरए डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, कैपिटल गेन। तो क्या सर हम एक दिन में इसको सीख जाएंगे? नहीं, तो केवल ये फॉर्म आपको दिखाया जा रहा है कि इस प्रकार का एक फॉर्म है जो कि इंडिविजुअल को क्या करना होता है, भरना होता है। मेजरली आपको यह समझना है कि सर स्टैंडर्ड डिडक्शन 12,000 में बार बार 12,600 बोल रहा था, 12,400। तो सिंगल पर्सन को कितनी डिडक्शन मिलती है? 12,400। और आइटमाइज, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप अगर इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको आइटमाइज और स्टैंडर्ड डिडक्शन में दोनों में से किसी एक की ही क्या है, डिडक्शन मिलेगी। मतलब सर हम चाहें तो क्या दोनों को क्लेम कर सकते? नहीं, विच एवर इज हायर। जैसे मान के चलिए स्टैंड आइटमाइज के नाम, आइटमाइज की बहुत सारी लिस्ट है, जैसे यहां पे चैरिटेबल डोनेशन, उसके बाद आपने मॉर्गेज इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट किया, तो यहां पर आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, आइटमाइज में लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है, बहुत सारी है, वो एक दो नहीं है कि मैं आपको सब एक दो बता दूं। तो वो हम जब आइटमाइज चैप्टर को पढ़ेंगे तो क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो सर आइटमाइज और स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में से जो ज्यादा है उसकी हम क्या करते हैं, यहां पर डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो सर ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि हमें फॉर्म नंबर 10 का जो फॉर्मूला है या जो अभी हमने पढ़ा, मेजरली इंडिविजुअल में इन सारी आइटम, अब ग्रॉस इनकम में क्या क्या आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। सर एडजस्टमेंट ग्रॉस इनकम में से कौन कौन से हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि सर हमें सबसे पहले ग्रॉस इनकम को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कि सर ग्रॉस इनकम में क्या क्या आता है, जैसे सैलरी है, वेजेस, इसके डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल है, बिजनेस इनकम में, वो सारी चीजें हम क्या करते हैं ग्रॉस इनकम में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक फॉर्मूला है। तो अब हम पूरे स्टेटस को क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।